नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज हमारे साथ एक लंबे अंतराल के बाद जितेंद्र जी जुड़े हैं और जितेंद्र जी जो हैं वो अपना एक बड़ा ही ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल चलाते हैं मतांतर नाम से। और जितना ज़बरदस्त उनका चैनल है और उनका नाम है, उतने ही ज़बरदस्त उनके विचार हैं और उनका पॉलिटिकल एनालिसिस है। आज हम जितेंद्र जी से जो चुनाव अभी हम लोगों ने देखा और जिस चुनाव के बाद में मोदी 3.0 जिसे हम कह रहे हैं, वो सरकार बनी, उससे रिलेटेड क्या-क्या प्रमुख चुनौतियाँ रहीं, उन पर हम इनसे चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी, आपने आज आपके व्यस्त समय में से हमसे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत-बहुत आभार कि आपने अपना मंच दिया। राइट। जितेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपसे ये बात करना चाहूँगा कि प्रमुख तौर पर इस सरकार के सामने, जो कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जो हमने पिछले 10 सालों में देखी, 2014 में, 2019 में और 2024 में जैसी उम्मीद थी, उस हिसाब से रिज़ल्ट बीजेपी के लिए नहीं आए और वो एक बहुमत के आंकड़े से नीचे रही और ये एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, जो कि एनडीए की गवर्नमेंट अभी हम इसे कह रहे हैं। तो इसमें क्या प्रमुख चुनौतियाँ हैं इनके सामने? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि आप राहुल जी ने आपने कहा कि 2 साल यानी मैं कहूँ कि 2 टेन्योर यानी 10 साल जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार देखी। बराबर। यानी जो 10 साल उन्होंने देखा इनको ऐसा लगा तीसरे में कि नहीं अब जो है थोड़ा आप ये कहें कि पूर्ण बहुमत देना ज़्यादा ठीक नहीं है। यानी 10 साल में उनका अनुभव ठीक नहीं रहा, तो जनता ने थोड़ा मन बदला और भाजपा की सीटें थोड़ा कम हो गई। यानी पहला संकेत तो भाजपा के लिए ही है कि जनता में जो जो भरोसा डिगा है, खास तौर से बहुमत वाली सरकार को लेकर, उस विश्वास को दोबारा भाजपा को हासिल करना होगा। सबसे पहली चुनौती तो इनके सामने यही है, क्योंकि सीटें कम जो हुई हैं वो भाजपा की हुई हैं, बढ़ी जो है वो विपक्ष की है। एक बात। दूसरी बात, सीटें कम जो हुई हैं उसमें हार जीत का अंतर कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि विपक्ष ने सीटें 4 लाख के अंतर से जीत ली हो। हार जीत का अंतर आप मतलब ऐसी कई सीटें हैं, सैकड़ों सीटें हैं जहां आप देखेंगे कि हार जीत का मार्जिन, जो सीटें भाजपा हार रही है और जो सीटें विपक्ष जीत रहा है, उसमें गिनी चुनी सीटें हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है, नहीं तो सब 2000 10,000 25,000 30,000 50,000 ऐसे जीती गई है। लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा मार्जिन नहीं होता है। अब अगर ये इतने कम अंतर से भाजपा हारी है, तो इसका मतलब जो जनता है वो संदेश भी देना चाहती है भाजपा को कि आप कुछ चीजें जो जनता को लग रही होंगी गड़बड़ है, वहां सुधर जाइए। तो पहली चुनौती तो यही है कि जनता ने जो 2 बार भरोसा दिखाया, तीसरी बार भी दिखाया, लेकिन उस तरीके का नहीं दिखाया जैसा पहली 2 बार दिखाया था। तो कहां कमियां हैं, उन कमियों को दूर की जाए। यह सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के सामने है। दूसरी बड़ी चुनौती कि यह गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार 2014 में भी थी, 2019 में भी, लेकिन उसमें और इसमें यह फर्क है कि उसमें भाजपा के पास बहुमत, इसमें भाजपा के पास बहुमत नहीं है। अब जब भाजपा के पास बहुमत नहीं है, तो भाजपा के कई एजेंडे हैं जो वो आगे लेकर नहीं चल सकते हैं। जैसे आप देखिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हुई जी। कानून मंत्री कहते हैं कि ड्राफ्ट तैयार है और जो इनके सहयोगी दल है, केसी त्यागी का बयान आता है कि देखिए ठीक है, ड्राफ्ट वगैरह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर राय शुमारी भी होनी चाहिए, इतना यानी आम राय बननी चाहिए गठबंधन के भीतर। ये बड़ी चीज है। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर भाजपा अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है, उसको गठबंधन के सहयोगियों का भी विश्वास चाहिए होगा, क्योंकि अल्टीमेट ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में आपके पास 240 ही है, 272 चाहिए आपको भी भाई बहुमत। तो इसलिए अब हर फैसले के लिए जो एक तरह से कहें कि आरएसएस और भाजपा का अपना रहा है, उसमें इनको गठबंधन का साथ चाहिए होगा। तो ये इनके लिए दूसरी चुनौती है। तीसरी चुनौती, गठबंधन को लेकर साथ चलना।
ये कहा जा रहा है कि नहीं, बतौर नरेंद्र मोदी उनके लिए ज्यादा समस्या नहीं है। ये जो भाजपा का एक धड़ा वो ये मानता है कि नहीं, ये गठबंधन चला सकते हैं। एक धड़ा और भी है जो आप ये कहें कि लुटियन टीले पर बैठा है, उसका कहना है कि नहीं, नरेंद्र मोदी का कोई अपना अनुभव नहीं रहा है गठबंधन की सरकार चलाने का, फिर वो चाहे गुजरात का उनका टेन्योर रहा हो और चाहे यहाँ 10 साल का रहा हो। ये बात ठीक है, गठबंधन की सरकार चलाने का उनका कोई अपना अनुभव नहीं रहा है, तो गठबंधन को साथ लेकर चलना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अब ये उसमें ये चीज भी देखी जानी चाहिए कि जैसे नीतीश जी को जब होता है नरेंद्र मोदी मना कर ले आते हैं रूठने के बाद भी, तो ये कौशल तो है, लेकिन अभी सिर्फ नीतीश जी थे, अभी चंद्रबाबू नायडू भी हैं, तो अब इन दोनों लोगों को कैसे साध कर चलेंगे, ये एक यह भी एक चुनौतीपूर्ण मसला है। फिर अभी देखिए स्पीकर तय नहीं हुआ है और स्पीकर को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं, तो वो भी एक चुनौती है। अब इसमें कोई बीच का रास्ता निकल जाता है वो तो अलग मसला है, लेकिन अगर अभी आप देखें आज के समय में 24 जून को जो है वो संसद बैठेगी, तब तय होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं 13 तारीख, यानी अभी आप देखिए तो 11-12 दिन है। अब इन 12 दिनों में ये कुछ तय कर लें तो एक अलग बात, नहीं तो स्पीकर भी एक बड़ा मसला है। और देखिए जो विपक्ष है वो तो बाकायदे कह ही रहा है कि जदयू को और टीडीपी को अपना स्पीकर का उम्मीदवार आगे करना चाहिए, और अगर भाजपा नहीं तैयार होती तो हम लोग समर्थन करेंगे। तो यह भी एक चुनौती है। एक और चुनौती है वो ये कि आप ये देखें कि पहले क्या होता था, आप चाहे पहला टेन्योर देखें चाहे दूसरा टेन्योर देखें, ये कभी नहीं होता था कि ये नाराज हो गए तो सरकार खतरे में। लेकिन अब ये रोज खबर चलेगी कि अभी जैसे आप देखिए नीतीश कुमार नहीं गए चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में, जबकि वहां पूरा एनडीए का कुनबा था। अब वो कुनबा नहीं था, कुनबा था, नीतीश कुमार उसमें नहीं थे, तो ये हो गया कि नीतीश कुमार नाराज हो गए। अब खबरें चल रही हैं कि बड़ा खेल होने जा रहा है, तो यह भी एक उनके लिए आप ये कहें कि संकट है, और ये आप कहें कि मीडिया के लिए फायदा है, क्योंकि ये तमाम चीजें अब वो नहीं गए तो ये खबर तो है कि क्यों नहीं गए भाई, अगर अस्वस्थ है तो ये बात भी आनी चाहिए थी। तो ये तमाम चीजें हैं जो इनके सामने अब आने वाले दिनों में और तेजी से उभर कर आपको दिखाई देंगी। बराबर। अब जैसे जो कोर बीजेपी का जो एजेंडा है, राइट, उस एजेंडा के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आपने उस बारे में थोड़ा जिक्र किया, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, और भी कई इस तरह की चीजें। तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौतियां इनके सामने होंगी सारे घटक दलों को लेके। तो कुछ थोड़ा इस बारे में आप प्रकाश डालना चाहेंगे? नहीं, देखिए आपने सिर्फ 1 नेशन 1 इलेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी और किसी पर आम राय बनेगी, ये बहुत मुश्किल है, एक चीज। दूसरी चीज, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर भी अगर हम बात करें तो अब जैसे आप देखिए कि चंद्रबाबू नायडू अभी मुख्यमंत्री बने और 2025 में चुनाव होना है नीतीश जी का, मतलब बिहार का। अब मान लीजिए इन्हीं के 2 घटक, एक चंद्रबाबू नायडू और दूसरे हो गए नीतीश कुमार। अभी ये कह तो रहे कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन का समर्थन करते हैं, जैसे नीतीश कुमार की तरफ से केसी त्यागी ने इस तरीके का बयान दिया। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से आया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक हमने नहीं सुना। असल संकट यह है कि इन्हीं के जो सहयोगी हैं 2 मुख्यमंत्री, क्या वो तैयार होंगे? अब मान लीजिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का ड्राफ्ट वगैरह तैयार हो जाता है और तमाम चीजें तैयार हो जाती हैं, और फिर ये कहते हैं कि नहीं हम लोग इसको अब पारित कराते हैं कि नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या अगले साल या उसके मतलब उसके अगले साल इन दोनों लोगों में से कोई तैयार होगा चुनाव में जाने के लिए? क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन ठीक है, भाजपा का अपना बहुमत रहता तो वो करा लेते, एनडीए के उनके सहयोगी तैयार होंगे, ये बड़ा संकट है। क्योंकि आज चुनाव हो रहा है
तो उस चुनाव में क्या नतीजे आएंगे किसको पता है। भाजपा को मालूम था कि वो 240 सीट पा रही है, वो तो कह ही रहे थे कि हम 300 पा रहे हैं, 280 पा रहे हैं। अमित शाह तो बकायदे हर चरण के बाद सीट बताते थे कि हमको इतनी सीट आ रही है, हमको उतनी सीट आ रही है। तमाम लोग, तमाम राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे, और कई लोग तुक्केबाजी भी कर रहे थे, बहुत लोग तुक्केबाजी सही भी हुई। अपना कहना यह है कि आप चुनाव जीत रहे हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए जो घटक दल है वो तैयार होंगे, ये इनके लिए बड़ा संकट है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भाजपा के अपने मुद्दे हैं, लेकिन अब वो सरकार में उसको कैसे आगे लेकर चलेंगे, ये जो है देखने वाली बात रहेगी। बराबर। और जैसे हम लोगों ने 2019 में देखा कि 2019 में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में जो पार्लियामेंट सेशन हुआ था अगस्त महीने में, उस समय 370 धारा कश्मीर से हट गई। वो एक बहुत बड़ा फैसला था। उसी तरह से ऐसा कोई बड़ा फैसला अभी होते हुए ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज है गवर्नमेंट के लिए कि वो जो आपने बताया यूसीसी हो या वन नेशन वन इलेक्शन हो या पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट हो या इस तरह का कोई भी हो, वो चीजें कर पाए। तो ये भी एक अपने आप में जैसा भी आपने बताया ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। मैं अब थोड़ा सा इससे आगे हट के हम लोग उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश से लगा। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट थी कि हम तो यहाँ जीत रहे हैं, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और साउथ की स्टेट्स में लगाया, जहां उनको पश्चिम बंगाल को छोड़ के उनको थोड़ा सा फायदा भी हुआ। पर उत्तर प्रदेश में इतना बुरा हाल होगा ये तो ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सोचा, ना किसी एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल वाले ने सोचा, और ना ही कोई जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते थे वो लोग इसको रीड कर पाए। तो ये गड़बड़ हुई कैसे, ये रीड करने में मिस कैसे हो गया सबसे? नहीं, देखिए क्या है ना कि जनता नाराज है। अगर आप इस बात को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये दरअसल उन लोगों का फॉल्ट है। देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में ही ये साफ हो गया था कि भाजपा की जमीन उत्तर प्रदेश में दरकने लगी है। और ये कैसे साफ हुआ भाई? 325 सीट आप पाए थे 2017 में, और जब आप 2022 में आए, अगर हम गठबंधन के हटा भी दें तो भी 312 सीटें भाजपा ने पाई। आप जब 2022 का चुनाव होता है तो आप आ जाते हैं 255 पे। इसका मतलब यह हुआ कि आप सीधे 60-62 सीटें हार रहे हैं, और जो आप सीटें जीते हैं उसमें से 55 सीटें ऐसी हैं, वो 55 सीटें जो आप 100 वोट से लेकर 10,000 वोट के बीच जीते हैं, और उस 55 में 33-34 सीटें ऐसी थी जो ये 100 वोट से लेकर आप ये समझिए कि 5,000 वोट के बीच में जीते हैं। यानी आप बहुत थिन मार्जिन से सरकार बना रहे थे। यानी अगर इन 55 सीटों पे उलटफेर होता तो आप 180 पे पहुंच जाते। और ये जो 55 सीटें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप अगर देखें तो आप 100 वोट से आप जीत रहे हैं, अगली बार हार सकते हैं। तो जमीन इनकी दरक रही है, जो जातीय समीकरण है वो बिखर रहा है। ये तमाम चीजें दिखाई दे रही थी 2022 के विधानसभा चुनाव से। अब भाजपा को ऐसा लगा कि नहीं, बिखर रही तो क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो क्या है कि बड़ी दिक्कत यह है कि जो सांसद हैं उनको यही लगता है कि कुछ भी करो भाई, पीएम के नाम पे हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है। पीएम ये जो 240 सीट आई है ये पीएम के नाम पे ही आई, लेकिन हो क्या रहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने इलाके में इस तरीके से हो गए हैं कि लोग नाराज हो गए हैं उनसे। उनका काम है, अच्छा काम हो नहीं रहा है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की भी बड़ी भूमिका है। एक तो जनप्रतिनिधि नहीं सुनता, अब वो सुन लिया तो नौकरशाह जो है वो नहीं सुन रहा है। तो ये जो चीजें, फिर एक चीज और हुई उत्तर प्रदेश में जो इनको अंदाजा नहीं लगा या किसी को नहीं अंदाजा लगा, वो ये है कि दलित वोट का खिसकना। इस बात को लेकर आप ये कहें कि
हो सकता है भाजपा के पास खबर रही हो, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसको ये अंदाजा था कि सीटें भाजपा की कम होंगी, यानी भाजपा जो है वो ये हम सभी लोग मान रहे थे कि 60 वाट 60 से 65 के बीच में लोग रहेंगे, इससे कम तो नहीं। और ये तब सभी राजनीतिक विश्लेषक ये मानकर चल रहे थे कि दलित वोट जो भाजपा का है वो खिसकेगा नहीं, और उसमें ये भी जोड़कर देखा जा रहा था कि नहीं बहन जी है इसलिए इनको सीट आ ही जाएगी। लेकिन वो दरअसल जो दलितों में एक संदेश गया कि संविधान बदल दिया जाएगा उसने बहुत काम किया, और ये चीज ग्राउंड पे हो रही है। इस बात का आप ये कहें कि अंदाजा, अब जैसे मैं अगर निजी तौर पे कहूं तो हमको पता चला तो हम लोग गए घूमने टहलने के लिए। अब घूमने टहलने गए तो आप देखिए हमको वही लोग मिले जो लोग एक तरह से कहें कि भाजपा समर्थक हैं दलित समाज। तो हमको लगा कि नहीं नहीं फिर ये बात बेकार की है, वोट कहीं खिसका नहीं। लेकिन जब नतीजे आए तो एकदम बताने लगे कि नहीं ये वोट जो है खिसक गया। अच्छा ये भी हो सकता है कि हम जिससे मिले उसने हमको ठीक ठीक सूचना नहीं दी, दोनों ही चीजें हैं। क्योंकि जिस जगह हम लोग गए बाराबंकी में अच्छी खासी आबादी है इस समाज की, तो ये हुआ कि यहाँ की जो हलचल होगी उससे स्पष्ट हो जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन अब वहां की हलचल जब हम जानने गए तो जो लोग, अब दो ही चीजें हो सकती हैं, जिन लोगों ने बताया या तो वो खुद ही भाजपा के समर्थक रहे हो, या फिर उनको लगा होगा कि हम क्यों बताएं कि हमने क्या दिया किसको दिया, क्योंकि हम लोग तो चुनाव मतलब वोटिंग होने के बाद गए थे। तो ये अंदाजा किसी को नहीं लगा था कि इस तरह से दलित खिसकेगा। तो यानी जो राहुल गांधी संविधान दिखाकर बता रहे थे कि संविधान खतरे में है, ये बात कन्वे हो गई। दूसरा, कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया, ये मैसेजिंग भी बहुत रही, इसका भी बहुत असर पड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो ये 3-4 चीजें रही जो आप एक तरह से कहें कि समझ नहीं पाए न राजनीतिक विश्लेषक और पार्टी का, तो पार्टी जाने वो समझ पाई या नहीं। बराबर। इसमें एक और चीज प्रमुखता से जो सामने आती है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लगभग 50-52 अपने सांसद रिपीट किए, अगर मैं ठीक नंबर पकड़ पा रहा हूं तो, और उनमें से ये फीडबैक करीब 30-32 सांसदों के लिए था कि उनका फीडबैक ठीक नहीं है, उन्हें रिपीट नहीं करना चाहिए, उनकी जगह किसी और को टिकट देना चाहिए, और ये फीडबैक इग्नोर किया गया। क्या इस वजह से भी ऐसी स्थिति ग्राउंड पे बनी? देखिए राहुल जी, ये मुझे मतलब ये वैसे कहना नहीं चाहिए, मुझे बहुत बेकार का तर्क लगता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब तो पीएम का भी टिकट बदलना चाहिए। किसको देते आप बनारस से टिकट? तो ये जो लोग भी लॉजिक दे रहे हैं वो इनलॉजिकल इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि अगर आप हार जीत का अंतर निकाल के देख लीजिए किसी भी सीट का, जो सीट भाजपा हारी है और सपा जीती है, कन्नौज आप छोड़ दीजिए, आप डिंपल यादव वाली सीट छोड़ दीजिए, आप सीट छोड़ दीजिए राहुल गांधी की, आप इनकी स्मृति ईरानी की, इस तरह 8-9 सीटें हैं जो आप छोड़ दीजिए, तो सभी सीटों पर आप पाएंगे हार जीत का अंतर। जैसे एक सेलमपुर की सीट है उत्तर प्रदेश में, 3000 वोट से हारे हैं। अब आप बताइए उसमें देखिए क्या होता है, जब नाराजगी बड़ी होती है तो हार जीत का अंतर बहुत बढ़ जाता है। अब जैसे अयोध्या की सीट आप हारे हैं 50,000 वोट से, ये अब 50,000 वोट लोकसभा में कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। ये 50,000 वोट से ऐसा लगता है कि खुन्नस में वोटिंग हुई है। जो इस तरह की नाराजगी वाली बात कही जा रही है ना, अगर वो नाराजगी होती कि हमें कैंडिडेट से हम नाराज हैं, तो साहब हम कैंडिडेट से नाराज हैं तो हम एक तरफा वोटिंग करते। वहां अवधेश प्रसाद, अयोध्या में अवधेश प्रसाद सपा के वो जीते हैं, पासी समाज से आते हैं। लल्लू सिंह जो वहां हारे हैं भाजपा के सांसद, वो 50,000 से नहीं हारते, वो 2.5 लाख 2 लाख 3 लाख से हारते। अगर नाराजगी का आलम ये है तो ये चीज थोड़ा मतलब इससे ये कहा जा रहा है, लेकिन इससे हम कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं निजी तौर पर, क्योंकि नाराजगी का मतलब होता है आपको हम बाहर कर देंगे, आपको हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन
यहां पर इस तरह से तो वोटिंग नहीं हुई। ऐसे ही आप देखिए, जैसे हम आपको अयोध्या का हमने उदाहरण दिया, अब आप देखिए कि बनारस में क्या नाराजगी थी। भाई जो सीट पीएम 4 लाख 4.5 लाख से जीतते रहे, वहां 1.5 लाख हो गया। इसका मतलब यह है कि मसला ये नहीं था, मसला ये हुआ कि मिसमैनेजमेंट जो संगठन की तरफ से हुआ, संगठन ने एक तो जो 22 से चीजें दिखाई दे रही थी उसको मैनेज नहीं किया गया। दूसरा, चुनाव के समय जिस तरह का आपके कार्यकर्ताओं की सक्रियता होनी चाहिए थी, वो सक्रियता नहीं। क्यों? कार्यकर्ता नाराज, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा है। भाई देखिए, कोई भी कार्यकर्ता जान इसलिए लगाता है कि हमारी सरकार आए ताकि उसका भी काम, उसका काम नहीं हो रहा है। बड़ी चीज यह है कि उसका काम हो ना हो, वो जिन 10 लोगों को लेकर आ रहा है उसका काम तो होना चाहिए। अब आप पहुंचे किस, कोई भी XYZ कोई भी पार्टी है, उसकी सरकार है, हम गए भैया ये काम कराना है, हाँ ठीक है चलिए। अब हम जा रहे हैं थाने में, हमारा काम ही नहीं हो रहा, वापस लौटा दे रहा है, नहीं करूंगा काम। और हम जब अपने विधायक मंत्री से कह रहे हैं तो उनके भी फोन पे वो अधिकारी कुछ नहीं कर रहा है। तो यानी जब कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, उनका काम, वो उनकी उपेक्षा करिए, लेकिन अगर वो 10 लोगों को लेकर गए हैं तो उनका काम तो करा दीजिए। उनका काम नहीं होगा, जब उनका काम नहीं हो रहा है तो वो आपके बगल में क्यों खड़ा रहेगा? तो ये जो चीजें हैं इसका ज्यादा असर हुआ। जैसे हम आपको बताएं, ये कैराना की सीट है, 60,000 वोट से इकरा हसन जीती। सब लोग कह रहे थे वहां का जो कैंडिडेट है, गुज्जर कैंडिडेट, वो देखिए वो पिछली बार भी मुझे लग रहा थे वहां से, कहा गया कि साहब उनको लेकर बड़ी नाराजगी थी। अब इतनी ही नाराजगी का आलम था तो उनको हारना चाहिए था 2 लाख से। फिर आप संजीव बालियान वाली सीट पे आइए, संजीव बालियान वाली सीट, संजीव बालियान यानी मुजफ्फरनगर, वो चौधरी अजीत सिंह को हराते हैं। 3,000 चौधरी अजीत सिंह को हरा रहे हैं, हरेंद्र मलिक से हार गए। यानी देखिए यहां मसला, ये जो नाराजगी अगर है और हमको यह है कि इसको हटा देना है, तो वो नाराजगी दिखाती है जनता, वो ऐसा नहीं करती कि हम आपको चलिए वोट दे रहे हैं, ना ना, वो नाराजगी जाहिर की जाती है और तब आप हारते हैं। 2 लाख से 2.5 लाख से इस तरह से हार होती है, या जो जीता है वो इस तरह से जीतता है। तो इसलिए ये जो देखिए लोग कह रहे हैं, लेकिन हम इस चीज से कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि नहीं ये टिकट वाला कोई मसला था। जैसे आप देखिए टिकट तो अब जौनपुर में आपने टिकट कृपा शंकर सिंह को दे दिया, वहां का जो आपका उम्मीदवार हुआ था दूसरे को उतार दिया आपने। अब ये जैसे इनका आप प्रतापगढ़ का देखिए, मतलब ऐसे कई टिकट हैं जहां ना, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि वो नाराजगी थी, लोगों में नाराजगी है, लेकिन जिस तरह की बात कही जा रही है उस तरह की बात, अगर उस तरह से नाराजगी रहती है तो आपको उखाड़ कर फेंक दिया जाता। अब कहे नहीं वो मोदी जी की वजह से मिल गया, तो मोदी जी की वजह से जिता भी दिया जाता, क्योंकि जब सारा वोट पीएम के ही नाम पे पड़ रहा है तो पीएम की वजह से जिता भी देते हो। ये दरअसल क्या है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है स्थानीय स्तर पर। फिर कई भीतरघात भी हुई है कि विधायक नाराज है तो सांसद जी के लिए काम ही नहीं करेंगे, वो अपने लोगों को बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं। ये तमाम चीजें हुई हैं, इसकी वजह से वहां संकट ज्यादा है। अब जैसे आप देखिए मुजफ्फरनगर वाली सीट पे संगीत सोम खुलकर बोल रहे हैं और संजू बालियान कह रहे हैं कि हमको संगीत सोम ने हराया। तो ये असल में जो भाजपा के भीतर की रसाकसी है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक, उसका कारण है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में औंधे मुंह गिरी है। जी राहुल, और इसमें कहीं एक ये फैक्टर भी तो नहीं है कि जो एक अब की बार 400 पार या 370 पार, इससे एक ओवर कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो गया कार्यकर्ता में? देखिए लोग कह रहे हैं तमाम लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई मसला है। ये कार्यकर्ता बाहर नहीं निकला, उसकी वजह अपनी उसकी नाराजगी थी। 400 पार वाला तो कोई मसला नहीं है। हाँ, जनता जरूर सोची होगी, जो आप ये कहें कि भाजपा और पीएम का समर्थक है, उसको ये जरूर हो सकता लगा हो कि 400 आएगा ही तो हम निकल कर क्या करेंगे। ये जनता के स्तर पर हो सकता है,
कार्यकर्ताओं के स्तर पर तो ये मतलब है ही नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ता तो नाराज ही थे, इसलिए कार्यकर्ता निकले भी नहीं कि ठीक है। जब हमारा मतलब देखिए क्या है ना कि हमारे लिए आप खड़े रहेंगे तब हम चलेंगे, नहीं तो ठीक है आप अपना करिए, हमको अपना करने दीजिए। तो ये जनता में जरूर चीजें थी कि 400 कह रहे हैं तो 400 पा लेंगे तो पा लें। फिर ये एक जनता की चीज, कार्यकर्ताओं में देखिए पहले से ही नाराजगी थी, इसलिए कार्यकर्ता निकला भी नहीं। बराबर। एक 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 फैक्टर ये भी एक सामने आ रहा था कि गर्मी चूंकि बहुत है तो इस वजह से भी वोटर नहीं निकला। क्या ये वाकई में इतना बड़ा फैक्टर है? अब देखिए कि वोटर नहीं निकला, इसकी कई तरह की बातें हो रही हैं। उसमें एक बात ये भी है, कहा जा रहा है कि छुट्टी, लेकिन हमको लगता है गर्मी एक मसला रहा होगा, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा हो गया था कि हो सकता है उसकी वजह से लोग ना निकले हों। देखिए क्या है ना कि जब चुनाव में कोई आप ये कहें कि मुद्दा होता है तो लोग निकलते हैं। वो गर्मी, ये ठंडी, मुद्दा बरसात, ये सब बहाना होता है। अब राजस्थान में आप देखिए जो ये बाड़मेर वाली सीट है, वहां पर कितना वोटिंग हुआ, वहां लोग निकले ना। अच्छा, स्वभाव भी है, जैसे आप दक्षिण में चले जाइए वहां वोटिंग ठीक होती है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए बहुत अच्छी वोटिंग होती है, पश्चिम बंगाल में आप देखिए 75-75% वोटिंग हुई है। तो एक स्वभाव भी है। अच्छा, हिंदी पट्टी का क्या है कि यहाँ लोग निकलते ही नहीं है, छुट्टी हो गई चलो छुट्टी मनाने चले जा रहे हैं। तो एक स्वभाव का मसला भी है, चूंकि ऐसा तो है ना कि गर्मी यही पड़ रही थी, गर्मी तो हिंदुस्तान के और हिस्सों में भी पड़ रही थी, लेकिन यहाँ लोग निकल नहीं रहे थे। तो ये वो भी है कि कोई बड़ा मुद्दा था नहीं, और ये चुनाव राष्ट्रीय कम लोकल मुद्दों पर ज्यादा हुआ। तो इस वजह से भी लोग कम निकले हैं, क्योंकि अब हम अब मान लीजिए कोई विधायक नाराज है तो अपने लोगों को निकालेगा ही नहीं, तो अब आप क्या करिएगा। लेकिन जब चुनाव राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे अगर 370 पे लड़ा जाता है, 370 तो कोई मुद्दा नहीं था, तो जब ऐसा कोई राष्ट्रीय मुद्दा था नहीं, तो इसका जो है नुकसान हुआ है। अब वो भाजपा नहीं बना पाई तो खैर, उससे बड़ा मुद्दा संविधान बन गया। सही बात है। अब चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश से चलते हैं दूसरे भारत के सबसे बड़े राज्य, जो लोकसभा सीट के पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है, जो कि महाराष्ट्र है। जी, महाराष्ट्र में इस बार क्या गड़बड़ हो गई? देखिए महाराष्ट्र में इनका जो कैलकुलेशन था वो सारा फेल हो गया। इनको देखिए दो तरह की राय है महाराष्ट्र को लेकर। पहली राय ये है कि अगर वहां तोड़फोड़ नहीं हुई होती तो भाजपा को, या हम कहें भाजपा गठबंधन को, जो 17 सीटें मिली हैं वो भी नहीं मिलती, वो शून्य पर जाते। एक ये, हाँ देखिए अब अगर शिवसेना नहीं टूटी होती, एनसीपी नहीं टूटी होती, तो अगर ये दोनों ही पार्टियां नहीं टूटी होती तो महाविकास अघाड़ी का कुल वोट परसेंटेज जो है वो तकरीबन 55 से 60 के आसपास बैठता है। ओके, ठीक है। तो ये कहा जा रहा था कि अब ये टूट फूट हुआ, तो टूट फूट की वजह से एनडीए को सीटें आ गई। अगर ये टूट फूट नहीं होता तो 48-0 होता भाजपा के लिए, ऐसा कहा जा रहा है। एक तो ये राय है। हालांकि जो दूसरा पक्ष है उसका ये कहना है कि टूट फूट हुई, उस टूट फूट के कारण जो है एक सिंपैथी वोट गया महाविकास अघाड़ी की तरफ, और उसकी वजह से भाजपा की ये दुर्गति हुई। दरअसल इसी तर्क को मानने वालों में मैं भी हूं। मेरा यह मानना है कि अगर भाजपा वहां तोड़फोड़ नहीं करती और इंतजार करती लोकसभा चुनाव का, तो देखिए भाजपा के साथ धोखा हुआ, ये सब लोग देख रहे थे, और धोखा दिया शिवसेना ने। यानी शिवसेना चली गई विधानसभा में और उसने सरकार बना ली। अब अगर भाजपा इंतजार करती बैठकर, तो जो शिवसेना का वोटर है, देखिए शिवसेना का वोटर हिंदुत्व माइंडसेट का है, वो कभी भी एनसीपी के साथ या कांग्रेस के साथ नहीं जाता वोट करने के लिए, वो भाजपा के साथ आता। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि फिर उसका वोट कंसोलिडेट होता। यानी देखिए तकरीबन 27% के आसपास भाजपा का अपना वोट है महाराष्ट्र में, और अगर ये शिवसेना को नहीं तोड़ते फोड़ते तो एक तो 5 साल सरकार चलती,
तो उसकी एक एंटी इनकम्बेंसी होती, प्लस भाजपा के साथ सिंपैथी होती कि इन लोगों ने भाजपा को ठगा, तो वो जो सिंपैथी है वो मिलती और इनका अपना जो 26-27% वोट है वो होता, ये दोनों मिलकर वहां भाजपा की स्थिति बेहतर होती। यानी भाजपा अकेले दम पर हो सकता है कि आधी सीटें वहां जीत जाती, 48 है 24 सीटें तक जीत सकती अकेले दम पर। ये एक संभावना मुझे लगती है कि ऐसा होता अगर ये लोग तोड़ फोड़ ना करते और बाहर बैठे रहते, क्योंकि फिर जनता जज करती है। लेकिन अभी तो वहां यही लगा कि यार देखिए तो सरकार तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पार्टी लेकर भाग रहे हैं, और इससे परसेप्शन भी आप देखिए कि क्या है ना कि न्यूट्रल जो आदमी है उसमें तो यही परसेप्शन बना कि देखिए तोड़ फोड़ कर सरकार बना रहे हैं, गलत कर दिया इन्होंने शरद पवार के साथ, बताइए बुजुर्ग हो गए हैं वो, अब उन्हीं की पार्टी इन्होंने तोड़ दी, उद्धव ठाकरे की पार्टी इन्होंने तोड़ दी। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये क्या है ना कि ये हिंदुस्तान का मानस भी है कि जिसको लगता है अब इसको बहुत परेशान कर रहे हैं, इसके साथ बहुत गड़बड़ कर रहे हैं। इसे देखिए राहुल गांधी के साथ, आपने राहुल गांधी पर इतना हमला कर दिया कि अब हमारे आपके घर ही लोग कहते हैं अरे भाई राहुल गांधी तो हो गया, दूसरी बात करिए ना। यानी घर घर में राहुल गांधी को लेकर सिंपैथी पैदा हो गई। तो ये दरअसल आप एक तरह से कहें कि ये लोग जैसे कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के साथ किया था और 2014 आते आते सबको लगा कि नहीं नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अन्याय हुआ है, कमोबेश वही स्थिति महाराष्ट्र में हुई कि साहब उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हो गया, शरद पवार के साथ अन्याय हो गया, और अब तो देखिए राहुल गांधी के साथ भी लोगों को लग रहा है अन्याय हो गया। तो ये आप ये कहें कि जल्दबाजी रहा या ये लोग जो सोचे थे उस हिसाब से नहीं हुआ, इस कारण वहां पर इनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ महाराष्ट्र। और नतीजे बता ही रहे हैं, 10 सीट पे शरद पवार लड़े थे, 8 जीत कर आए। एनसीपी अजीत पवार के हाथ ज्यादा कुछ लगा नहीं। तो यानी वहां आप देखें तो ये जो तोड़ फोड़ हुई इसका इनको नुकसान ज्यादा हुआ है। बराबर। पर ये चीज फिर राजस्थान में क्या हो गया? वहां पर तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां पर तो बल्कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत उनके बीच में ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे। नहीं देखिए वो कॉन्फ्लिक्ट तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में ही मैनेज कर लिया था। वो विधानसभा चुनाव में मैनेज हुआ था, तभी उनको वहां पर 89-90 सीटें मिली। तो वो सीटें जितनी सीटें मिली उससे स्पष्ट था कि जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें बहुत बेहतर स्थिति भाजपा की नहीं रहने वाली है। देखिए वहां जाट नाराज थे बहुत ज्यादा, जो ये लोग मैनेज नहीं कर पाए। दलित वहां पर भाजपा के साथ कभी रहा नहीं, मीणा वगैरह भाजपा को वोट करते नहीं। गुज्जर जो है वो इनको लगा था कि कुछ हो सकता है, लेकिन सचिन पायलट की वजह से गुज्जर भी इनके साथ नहीं गए। तो आप देखिए ये जाट हो गया, गुज्जर हो गया, मीणा हो गया, ये वहां की ऐसी बिरादरियां हैं जो सरकार बनाने बिगाड़ने में, सीट हराने जिताने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये लोग आप कहें कि एक साथ मिल गए, तो वो जो साथ है उसने वहां भाजपा का गणित बिगाड़ा। भाजपा ने आप एक तरह से कहें कि जाट को अपने पाले में करने की कोई कोशिश इन्होंने की, लेकिन उसमें ये सफल हुए नहीं। और फिर इनको ये था, देखिए जो सबसे बड़ी चूक रही है भाजपा की और भाजपा के संगठन की, वो ये कि पीएम है तो हमको वोट मिल जाएगा, लेकिन पीएम तो है लेकिन स्थानीय स्तर पर ये चूंकि कोई राष्ट्रीय मुद्दा था नहीं। जब चुनाव लोकल हो जाता है तो फिर उसमें तमाम चीजें हाशिए पर चली जाती है। राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में अगर चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा गया होता तो भाजपा की सीटें इस तरह से कम नहीं होती, कम जरूर होती लेकिन इतना कम नहीं होती कि बहुमत पे ना पहुंच पाते। क्योंकि जो सारा खेल हुआ है वो इन्हीं 3-4 राज्यों में हुआ है, बाकी सब जगह तो इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। तो उसका एक बड़ा कारण यही है कि वो लोकलाइज्ड हो गया। बराबर। जिस तरह से गुजरात जो है वो एक ऐसा राज्य बीजेपी के लिए बना हुआ है कि जो किसी भी स्थिति में इनके साथ ही हमेशा जाता है। अब क्या उसी श्रेणी में आप मध्य प्रदेश को भी देखते हैं? नहीं देखिए मध्य प्रदेश में जो जीत का कारण है वो दूसरा है। देखिए मध्य प्रदेश में जो इतनी बड़ी जीत हुई है वो उसमें मामा की बड़ी भूमिका है।
उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसकी सिंपैथी जो मुझे लगता है, देखिए हो सकता है मैं गलत भी हूं, मामा को मुख्यमंत्री जो नहीं बनाया गया उसको लेकर जो एक सिंपैथी की लहर रही, उस लहर ने वहां पर बहुत काम किया है। अब देखिए 8.5 लाख वोट से शिवराज सिंह चौहान जीत कर आ रहे हैं। भाजपा का मुझे नहीं लग रहा है कि अब इस बार में कोई नेता होगा जो इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आया इन 240 लोगों में। तो वो दरअसल वहां आप ये कहें कि वो तो संघ का अपना असर है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जिस तरह से आप छिंदवाड़ा की भी सीट जीत जाते हैं, दिग्विजय सिंह भी अपना चुनाव हार जा रहे हैं, तो ये देखिए ये बड़ी चीज है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और इससे एक चीज ये निकल कर आती है कि शिवराज सिंह चौहान को देखिए, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। और अगर आपको ध्यान हो तो एक समय ऐसा आया जब लगा कि राजस्थान, माफ करिए, मध्य प्रदेश का चुनाव फंस रहा है, तब फिर से शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया। तो देखिए शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़ा फैक्टर है मध्य प्रदेश में, और इस देखिए मोदी एक फैक्टर है, उसमें उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का भी अपना वहां पर एक आप ये कहें कि जनाधार है, और बड़ा जनाधार, खासतौर से महिलाओं के बीच में। जिस तरह से पीएम का माना जाता है, जैसे नीतीश कुमार का माना जाता है, उसी तरह से शिवराज सिंह चौहान का महिलाओं में जो पैठ है, वो पैठ विधानसभा चुनाव में भी काम की, वो पैठ आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में भी काम की। उस तरह की पैठ कम ही नेताओं की है स्टेट में, जिसमें महिलाएं जो है लामबंद होकर, अब जैसे आप बिहार देखिए, बिहार में किसी को कल्पना नहीं थी कि 30 सीट आएगा गठबंधन यानी एनडीए को, लेकिन वहां महिलाएं जिस तरीके से नीतीश कुमार के पक्ष में लामबंद होती हैं, वो लामबंदी अद्भुत है। वही लामबंदी मध्य प्रदेश में भी दिखाई देती है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि संघ की जो प्रयोगशालाएं रही हैं, जिसको कहा जाता है, उसमें जाहिर सी बात है पहली प्रयोगशाला तो मध्य प्रदेश ही, और मध्य प्रदेश में संघ आज भी बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा। तमाम तरह की दुश्वारियां कही जाए, कुछ भी कही जाए, लेकिन अभी भी वहां संघ बहुत मजबूत है। और जैसे अभी संघ प्रमुख कह रहे हैं, तो उसी तरह से वहां भी संघ और भाजपा में चेक एंड बैलेंस चलता रहता है, खूब रसाकसी चलती है। वहां तो जाहिर भी होता है, जबकि गुजरात में तो इस तरह नहीं भी दिखता है, लेकिन वहां तो स्पष्ट दिखाई देता है। तो स्वाभाविक है, वहां संघ की अपनी पैठ है, उसका असर पड़ता है, और वो दिखा भी है। उत्तर प्रदेश में संघ सो गया, उसने कहा कि जाओ कर लो जो करना हो। आप हालत देखिए, देखिए दलित खिसकने का मतलब होता है कि संघ ने हाथ खींच लिया। संघ हमेशा वंचित तबकों में काम करता है। तो अब संघ जो है वो जाहिर सी बात है, आप यहां नैरेटिव बन रहा था, संघ आराम से बैठा हुआ था, बनने दो। क्यों? क्योंकि जेपी नड्डा स्वयंभू हो गए, कह रहे हैं कि संघ जो है कभी था, अब तो हम खुद ही 18 करोड़ पता नहीं कितने करोड़ के लोग हो गए हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में कई सारी चीजें एक साथ रही, पीएम भी थे, शिवराज सिंह चौहान का भी अपना इम्पैक्ट, महिलाएं, संघ, सभी लोग थे, और इसलिए वहां नतीजे, मतलब कोई एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर साथ चले हैं, तो वहां नतीजे जो है वो आप देख ही रहे हैं। बराबर। और जो आपने जेपी नड्डा के बयान की जो बात करी, वो एक मेरे ख्याल से एक सुसाइडल बयान था जो हुआ, और उसने एक बहुत इस तरीके से काम किया कि एक संघ की तरफ से जितना एक्टिवनेस होना चाहिए उतना शायद नहीं दिखा। जितेंद्र जी, आज आपने इन तमाम मुद्दों पे अपनी राय रखी, और बड़े ही मुखरता से और प्रखरता से आपने चीज़ें बताई, शेयर करी, और इतना एक बारीक एनालिसिस हर कोई शायद नहीं कर पाता, आपने किया और बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद जी।